हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को-फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर जोन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस महीने जितने भी आईपीओ आए हैं उन सारे के सारे आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स को, एचएनआई इन्वेस्टर को हैवी लॉसेज हुए हैं। उसका रीजन ये था कि अगर आप कंपनी उठा के देखोगे तो बिजनेस मॉडल काफी अच्छा था। कंपनी ने पिछले 3 सालों में परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिया था। रीजन ये था, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो थी वो ओएफएस लेके आ रही थी, प्लस जो उन्होंने प्राइस बैंड रखा था वो थोड़ा सा हाईएस्ट हाई पे रखा था, जिसको मार्केट ने लाइक नहीं किया और मार्केट ने उनकी जो लिस्टिंग करी वो डिस्काउंट के अंदर लिस्टिंग करी। आज एक और आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम विजय डायग्नोस्टिक। इस आईपीओ में हम ये देखेंगे कि इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, किस पर्टिकुलर सेक्टर में कंपनी काम करती है, क्या प्राइसिंग को लेके इसके अंदर भी दिक्कत है जैसी पिछले आईपीओ में रही है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं इसके बेसिक्स। तो जैसा कि है आईपीओ जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, उसका नाम है विजया डायग्नोस्टिक। सेक्टर जो है हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता है। प्री आईपीओ शेयर्स मतलब आईपीओ आने से पहले टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, तो लगभग 3, 6, 7, 10 करोड़ लगभग शेयर इसके आउटस्टैंडिंग है। फ्रेश शेयर कितने इशू कर रहा है, 0। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ये पर्टिकुलर आईपीओ से कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है। प्योर ये ओएफएस है, ठीक है। ओएफएस का मतलब ये होता है ऑफर फॉर सेल, मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो आईपीओ के थ्रू अपने स्टेक मार्केट में सेल कर रहे हैं। इश्यू प्राइस जो रखा गया है 522 से 531 के बीच में रखा गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5414 करोड़ का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इजीली निकाल सकते हो। 531 का इश्यू प्राइस है। टोटल शेयर लगभग 10 करोड़ है, 10.1, तो लगभग 5414 करोड़ का टोटल, तो टोटल 5414 करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आईपीओ ओपन होगा 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में। आईपीओ साइज लगभग 1894 यानी 1900 करोड़ के आसपास का टोटल साइज है। रिटेल कोटा है 35%, यानी रिटेल के लिए मैं अगर कैलकुलेशन करूं तो 0.35 यानी 662 करोड़ जो टोटल है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखा गया है। अब इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, दे आर द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक चेन इन सदर्न इंडिया बाय ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक चेन बाय रेवेन्यू फॉर फिस्कल ईयर 2020। तो इसका मतलब ये है कि ये एक डायग्नोस्टिक चेन है। जैसे आपको पता है, अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो डॉक्टर लाल पैथ लैब है, तो वहां पर ये क्या करते हैं कि आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। आपको कुछ भी टेस्ट कराना है तो इन लैब्स में जा सकते हो। जैसे अभी कोविड हुआ था तो कोविड टेस्ट इन्होंने कंडक्ट कराए थे। तो इस तरह से डिफरेंट टेस्ट इनकी लैब्स के अंदर कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये विजय डायग्नोस्टिक जो है, जो इसका बिजनेस मॉडल आप ऐसा समझ सकते हो कि मोस्टली ये जो वर्क करती है वो साउथ इंडिया में करती है। मतलब इनके जो तेलंगाना रीजन है और जो आंध्र प्रदेश रीजन है वहां पे इनके मोस्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक सेंटर है। एक कोलकाता या दिल्ली एनसीआर के अंदर भी है, लेकिन वो केवल एक ही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1981 के अंदर। तब इनके पास केवल एक डायग्नोस्टिक सेंटर हुआ करता था। आज की डेट में इनके पास 81 डायग्नोस्टिक सेंटर है, यानी पिछले 25-30 सालों में बहुत अच्छा इन्होंने एक्सपेंशन किया है, ठीक है। अब इसके बिजनेस मॉडल में थोड़ी सी दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि 96% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम आंध्र एंड तेलंगाना रीजन, ठीक है। तो एक इसका ज्योग्राफी जो है वो साउथ में कंसंट्रेटेड है, वो भी 2 रीजन के अंदर, ठीक है। अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं तो इसका बिजनेस मॉडल फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल नहीं है। जैसे आप डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करो तो उसका फ्रेंचाइजी मॉडल चलता है। फ्रेंचाइजी मॉडल का मतलब ये होता है कि अगर आज की डेट में मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, मेरे पास जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं वो रेडी है, तो मैं कहीं पे भी अपनी एक डायग्नोस्टिक चेन स्टार्ट कर सकता हूँ, डायग्नोस्टिक का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ और डॉक्टर लाल पैथ लैब का उसके ऊपर नाम यूज कर सकता हूं। तो मैं डॉक्टर लाल पैथ लैब का फ्रेंचाइजी बन जाता हूं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ रेवेन्यू का पार्ट हमें डॉक्टर लाल पैथ लैब के साथ शेयर करना पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रेंचाइजी मॉडल। तो उस फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है, बेसिकली एक्सपेंशन काफी फास्ट हो जाता है क्योंकि आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती। जिसको भी फ्रेंचाइजी चाहिए उसको पैसा खुद का लगाना है। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स केवल आपको अपना नाम देगा और कुछ टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो उसमें एक्सपेंशन इजी हो जाता है। लेकिन अगर मैं विजय डायग्नोस्टिक की बात करूं तो इनके पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। ये जो भी चेन अपनी लगाते हैं खुद के एक्सपेंशन से, खुद का पैसा लगा के अपनी डायग्नोस्टिक लैब खोलते हैं और वहां ये टेस्ट करते हैं। दूसरा, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो आप देखो 90% बिजनेस कम्स फ्रॉम डायरेक्ट कस्टमर। इसका मतलब यह है कि अगर आप डॉक्टर लाल पैथ लैब का बिजनेस मॉडल देखोगे या फिर आप थायरोकेयर का बिजनेस मॉडल देखोगे या मेट्रोपोलिस जो लिस्टेड कंपनीज है उनका अगर बिजनेस मॉडल देखोगे तो उसमें लगभग
60% जो है वो डायरेक्ट कस्टमर से आता है, 40% उनके टाई-अप्स होते हैं हॉस्पिटल्स के साथ या बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ या इंश्योरेंस कंपनी के साथ। आपने देखा होगा आज की डेट में अगर आपको इंश्योरेंस लेते हो तो वो आपको हेल्थ चेकअप फ्री देते हैं कई सारी पॉलिसीज के अंदर कि साल में आप एक बार हेल्थ चेकअप करा सकते हो, तो वहां से वो बिजनेस लाते हैं। या अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, कोई एमएनसी कंपनी ज्वाइन करते हो, तो वहां पर हेल्थ केयर प्लान्स होते हैं, ठीक है, वहां पर वो अपने एम्प्लॉय का पहले हेल्थ चेकअप करते हैं रिक्रूटमेंट करने से पहले, तो वहां उन्होंने टाई अप कर लिया। तो इस तरह के टाई अप से लाल पैथ लैब या मेट्रोपोलिस अपना बिजनेस चलाते हैं। लेकिन अगर मैं विजय डायग्नोस्टिक की बात करूं तो ये डायरेक्ट कस्टमर पे डिपेंडेंट है। डायरेक्ट कस्टमर इनके लैब में आएगा, टेस्ट करेगा, तो उससे इनका लगभग 90% का बिजनेस आता है, ठीक है। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो लगभग 740 रूटीन और 870 स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजी टेस्ट ये कंडक्ट करता है, ठीक है, और लगभग 220 बेसिक्स एंड 320 एडवांस रेडियोलॉजी टेस्ट ये कवर करता है। अगर आप इसके पर कस्टमर्स की रेवेन्यू देखें तो विजय डायग्नोस्टिक का रेवेन्यू थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू डॉक्टर लाल पैथ लैब, क्योंकि ये रेडियोलॉजी टेस्ट ज्यादा करते हैं, यहां पर थोड़ा टेस्ट महंगा हो जाता है, ठीक है। तो ये था एक बिजनेस मॉडल विजय डायग्नोस्टिक का। बेसिक है, सिंपल एक डायग्नोस्टिक चेन है बेसिकली, और साउथ इंडिया में बेस्ड है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो आप देखो इंडिया डायग्नोस्टिक मार्केट वाज वैल्यूड अप्रोक्सीमेटली 710 बिलियन, यानी लगभग 71,000 करोड़ की मार्केट है, ठीक है। बिलियन मतलब 100 करोड़ हो गया, तो 71,000 करोड़ की मार्केट है, और ये लगभग हो जाएगी 920 की, यानी 92,000 करोड़ की अगले 3 सालों में या अगले 2 सालों में, ठीक है। तो अच्छा खासा ग्रोथ है। 71,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये, मार्केट साइज का मतलब ये है कि इतना टोटल खर्च लोग कर रहे हैं डायग्नोस्टिक सर्विसेज लेने में, और इसका रेवेन्यू मैं दिखाऊंगा तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो कि उस टोटल मार्केट साइज का कितना विजय डायग्नोस्टिक के पास है। या आप अगर डॉक्टर लाल पैथ लैब का रेवेन्यू देखोगे तो वहां से निकाल सकते हो कि डॉक्टर लाल पैथ लैब कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो 12 से 13% की ग्रोथ अगले 2 सालों में नजर आती है। अगर डायग्नोस्टिक मार्केट इन तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बात करूं तो वो लगभग 120 बिलियन डॉलर का है, और लगभग 130 बिलियन डॉलर हो जाएगा 2023 तक। अगर मैं केवल तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बात करूं, क्योंकि जो विजय डायग्नोस्टिक है वो कंसंट्रेटेड है केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, तो वहां अगर बात करें तो वहां लगभग ये मार्केट 12,000 करोड़ का है, और अगले 2 सालों में 2023 तक लगभग 13,000 करोड़ का हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडअलोन सेंटर डोमिनेट द इंडियन डायग्नोस्टिक मार्केट विद अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% मार्केट शेयर। अगर मैं डायग्नोस्टिक मार्केट का इंडस्ट्री एनालिसिस करूं तो मैं देखूंगा कि जो स्टैंडअलोन सेंटर्स होते हैं, स्टैंडअलोन सेंटर का मतलब ये होता है कि आज मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, मेरे पास सारे रेगुलेटरी अप्रूवल है, मैं चाहता हूं, मेरा पैसा भी है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोलूं। तो मैंने कहीं पे लोकेशन देखी अच्छी जहां पर बहुत ज्यादा कस्टमर आ सकते हैं, मैंने वहां पे जगह रेंट पे ली और अपना डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडअलोन सेंटर, ठीक है। फिर 1-2 चेन मैंने और खोल दी, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडअलोन सेंटर। तो ये जो 71,000 करोड़ का जो टोटल साइज है 2021 के अंदर, इसमें 40 से 50% तो ये ऐसी स्टैंडअलोन सेंटर्स के पास बिजनेस चले जाता है, ठीक है। अगर मैं इसका 50% भी मान लूं तो लगभग 35,500 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है वो स्टैंडअलोन सेंटर्स ले जाते हैं। हॉस्पिटल बेस्ड सेंटर्स ले जाते हैं लगभग 40%। यानी हॉस्पिटल बेस्ड का मतलब ये हो गया, जब आप हॉस्पिटल जाओगे डॉक्टर को दिखाने के लिए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप ये टेस्ट करके ले आओ, तो टेस्ट जब करके लाओगे तो हॉस्पिटल का क्या होता है, बेसिकली खुद के सेंटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल बेस्ड सेंटर्स जो होते हैं वहां पे 40% का बिजनेस आता है, यानी 40% का बिजनेस अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 71,000 से तो लगभग 28,400 करोड़ का बिजनेस तो ये ले जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया, लगभग 63,000 यानी 64,000 करोड़ का बिजनेस हो गया। अब डायग्नोस्टिक चेन्स हैव अप्रोक्सीमेटली 12 से 17% मार्केट शेयर इन द फिस्कल ईयर 2020। तो बाकी जो बचा 71,000 माइनस 35,000 माइनस 28,000, तो लगभग 8,000 करोड़, 7,000 करोड़ या 8,000 करोड़, मतलब ने 50% लिया था, 40% हायर एंड पे लिया था, तो मोटा मोटा अगर पकड़े तो लगभग 7,000 करोड़ से 8,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी नजर आती है। किसके लिए, डायग्नोस्टिक चेन्स के लिए। और डायग्नोस्टिक चेन की बात करें लिस्टेड मार्केट में डॉक्टर लाल पैथ लैब है, मेट्रोपोलिस है, थायरोकेयर है और
विजय डायग्नोस्टिक है। तो दिस इज द इंडस्ट्री एनालिसिस ऑफ द कंपनी। अगर रिस्क की बात करें तो सबसे मेजर रिस्क जो आता है वो ये आता है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ऑपरेशन आर कंसंट्रेटेड इन द स्टेट्स ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इन साउथ इंडिया। यानी मोस्टली इसका बिजनेस जो है वो कंसंट्रेटेड है साउथ में। तो अगर साउथ की जो स्टेट्स हैं, अगर वहां कुछ रेगुलेशंस आते हैं, कुछ नई चीजें चेंज होती हैं, कोई पॉलिटिकल चेंज आता है और डायग्नोस्टिक सेक्टर के लिए कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो दिक्कत आ सकती है एक पर्टिकुलर सेक्टर में कंसंट्रेटेड, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में कंसंट्रेटेड होने की वजह से। और दूसरा बात करें, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली कॉम्पिटिटिव। देखो कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर अगर मार्जिन अच्छे हैं, हमको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, यहां बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो वहां पर कंपटीशन हमेशा आता है। ठीक है, अगर मैं थायरोकेयर की बात करूं, आपको पता होगा थायरोकेयर को फार्म इजी ने खरीद लिया है। ठीक है, तो थायरोकेयर भी डायग्नोस्टिक चेन के अंदर था। अब जब उसको फार्म इजी ने खरीदा है तो अब उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी बढ़ गई। ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से क्या उसको ज्यादा कस्टमर मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि मार्केट के अंदर आने वाले समय में और एग्जिस्टिंग जो मार्केट है उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर ये पर्टिकुलर कंपनी एक्सपैंड नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक चेन विद डोमिनेंट पोजीशन इन साउथ इंडिया। काफी बड़ी चेन है, काफी इनका ब्रांड है साउथ इंडिया के अंदर। अगर आप साउथ इंडिया के किसी से बात करोगे जो आपके रिलेटिव्स हैं या कोई दोस्त हैं तो आपको बताएंगे कि विजय डायग्नोस्टिक जो है काफी अच्छा ब्रांड है और अच्छा खासा ग्रो हो रहा है पिछले कई सालों में। हाई ब्रांड रिकॉल ड्राइविंग हाई इंडिविजुअल कंज्यूमर बिजनेस शेयर एंड कस्टमर स्टिकीनेस। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप विजय डायग्नोस्टिक के पास एक बार चले जाते हो तो रिपीट कस्टमर उनके पास बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो आपको जब भी हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा या आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछता है कि मेरे को अपना हेल्थ चेकअप कराना है तो कौन से सेंटर में जाऊं या कौन सा डायग्नोस्टिक सेंटर जाऊं, तो विजय का जो है नाम लोग लेते हैं साउथ इंडिया के अंदर। सो दिस शोज दैट बिजनेस हैज अ गुड ब्रांड एंड उनके जो टेस्ट होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो रिपोर्ट्स भी काफी सही आती है। और डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम विद सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। इसकी आप अगर मैनेजमेंट टीम देखो तो काफी अच्छी मैनेजमेंट टीम है जो इस बिजनेस को चला रही है। अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स को। तो जैसा कि आप देख रहे हो 2019 के अंदर इसकी 292 करोड़ की सेल्स थी जो कि बढ़ के कितनी हो गई है 376, यानी अच्छी खासी ग्रोथ पिछले 3 सालों में हमें नजर आई है। ठीक है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखें तो 2021 में थोड़ा कम हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड। अदरवाइज लगभग 60 करोड़ के आसपास का टोटल इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंसेस लगभग 100 करोड़ के हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है इसका 165 करोड़ का, जो कि 2019 में कितना था, केवल 109 करोड़ का था। और अगर मैं ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो वो भी काफी अच्छे है। देखो मैंने आपको कहा था कि कोई भी बिजनेस कॉम्पिटिटिव तब होता है जब उसके अंदर हमें लगता है मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो अब देखो 43% के मार्जिन हैं, बहुत ज्यादा मार्जिन है। मतलब अगर आप नॉर्मल 1000 बिजनेस उठा के देखोगे अलग अलग टाइप के, उन 1000 बिजनेस को स्टडी करोगे और उनमें से टॉप कंपनी निकालने की कोशिश करोगे तो उसका भी मार्जिन 20-25% से ऊपर का नहीं आता, लेकिन इसका 43% का। तो इसका मतलब यह है कि सेक्टर बहुत शानदार है। ठीक है, अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 47 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जो लगभग 84 करोड़ का हो चुका है, यानी पिछले 2 सालों में ऑलमोस्ट प्रॉफिट डबल हो चुका है। एनपीएम भी देखें, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो 22% का है, विच इज वेरी गुड फॉर द बिजनेस। अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो लगभग 4 रुपए 70 पैसे का ईपीएस था जो कि बढ़ के 8 रुपए 40 पैसे का हो गया, यानी ऑलमोस्ट ईपीएस भी डबल हो चुका है। अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं तो कंपनी अच्छा खासा फ्री कैश जनरेट कर रही है। देखो 90 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन था 2019 में, 2020 में 106 करोड़ का, 2021 में 129 करोड़ का। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 61 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स किया था 2019 में, 47 करोड़ का किया 2020 में और 2021 में 32 करोड़ का। तो अगर मैं सीएफओ में से कैपेक्स माइनस कर दूं तो मेरे पास फ्री कैश बच जाता है। तो ये इन्होंने पिछले 3 सालों में लगभग 185 करोड़ का फ्री कैश जनरेट किया, विच इज वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस। ठीक है, अब क्विकली देख लेते हैं कि इसके अदर रेशियोज क्या है, की रेशियोज क्या है। अगर मैं की रेशियोज की बात करूं तो डेट तो देखो है ही नहीं, मतलब 41 करोड़ डेट था जो आज के डेट में केवल 4 करोड़ का रह गया, यानी पिछले 3 सालों में इन्होंने डेट ऑलमोस्ट अपना खत्म कर दिया है। तो डेट टू इक्विटी की तो हम बात ही नहीं करते। ठीक है, अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूं, करंट लायबिलिटी की बात करूं तो
करंट एसेट्स इनके पास 238 करोड़ के हैं और लायबिलिटी केवल 44 करोड़ की है। यानी करंट रेशियो, दैट मीन्स करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, वो बहुत शानदार है। तो इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म के अंदर बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी दिक्कत हमें नजर नहीं आती है। आरओई आरओसी की बात करें तो वो भी अच्छा खासा है, 23% और 40% का। और CFO टू एबिटा, यानी ये कितना एबिटा कैश में कन्वर्ट हो रहा है, वो एफिशिएंसी भी काफी अच्छी है। 70% से लेकर 100% के बीच में अगर होता है तो वो काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है। अब जल्दी से पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर मैं लाल पैथलैब का रेवेन्यू देखूं तो लगभग 1600 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है विजय डायग्नोस्टिक का, और मेट्रोपोलिस का लगभग 1100 करोड़, यानी विजय डायग्नोस्टिक मेट्रोपोलिस है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है विजय डायग्नोस्टिक से। तो पीयर के कंपैरिजन में विजय डायग्नोस्टिक बहुत ही छोटा प्लेयर हमें नजर आता है। एबिटा देखें तो 577 करोड़ का एबिटा है, मेट्रोपोलिस का 376 है, विजय का 165 है। लेकिन यहां आप देखो मार्जिन बहुत शानदार है, 43% का। उसको मैंने आपको बताया था रीजन कि इनके मोस्टली आप टेस्ट देखोगे ना तो रेडियोलॉजी में ज्यादा टेस्ट हैं, और पर कस्टमर जो इनका पर वैल्यू आती है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर से कितना चार्ज कर रहे हैं, वो थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन हमें यहां पे ज्यादा नजर आ रहे हैं। उसी तरह से आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसके काफी अच्छे खासे हैं, आरओसी भी हाईएस्ट है। अगर आप रिटर्न देखोगे तो डॉक्टर लाल पैथलैब ने पिछले 3 सालों में 100% का रिटर्न दिया है, मेट्रोपोलिस ने 78% रिटर्न दिया है। इसका मतलब यह है कि एज ए सेक्टर डायग्नोस्टिक चेन सेक्टर बहुत शानदार परफॉर्म किया है पिछले 3 सालों में। अगर मैं प्राइस टू अर्निंग देखूं आज की डेट में लाल पैथलैब 80 पे है, मेट्रोपोलिस 56 पे है और विजय डायग्नोस्टिक आ रहा है 63 पे। दिस इज द प्रॉब्लम, यहां दिक्कत है। अब मैं बताता हूं दिक्कत क्यों है। अगर आप स्क्रीनर खोलोगे, लाल पैथलैब खोलोगे, ठीक है, अगर मैं इसका आपको चार्ट दिखाऊं, इसका 5 साल का चार्ट देखो और यहां पी रेशियो देखो। अगर मैं देखूं 2016 में लगभग 50 के पी पे था, ठीक है, फिर नीचे गया 38 के पी पे भी आया, लो मतलब 38 का है, ठीक है, यानी पिछले 5 सालों में इसका पी देखोगे तो 38 का पी है लो, और एवरेज देखोगे, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये डॉटेड लाइन, ये बताती है एवरेज, तो लगभग 50 का है। अगर मैं 2020-21 देखूं तो यहां पर इसका पी बढ़ के 80 के आसपास पहुंच चुका है, 95 तक चला गया था, जो आज की डेट में 80 के आसपास है। तो लास्ट 1 ईयर क्योंकि कोविड था तो बहुत ज्यादा टेस्ट हुए, जिसकी वजह से रेवेन्यू भी ग्रोथ अच्छी आई और मार्केट ने इसको वैल्यू भी दी। अदरवाइज अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूं, अगर मैं मैक्सिमम देखूं, मैक्सिमम देखो 50 के आसपास है, ठीक है ना, एवरेज तो 50 के आसपास ये कहीं ना कहीं रहता है। तो इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो विजय डायग्नोस्टिक मांग रहा है 63 का पी, ये सस्टेन नहीं हो पाएगा। ये सस्टेन नहीं हो पाएगा अगर ग्रोथ जिस हिसाब से इन्होंने पिछले कुछ सालों में दिखाई है, अगर वो सेम ग्रोथ नहीं आती है तो ये 63 का पी जो है ना, ये सस्टेन नहीं होगा। अब 63 के पी के कारण क्या है कि इसको मार्केट के अंदर उतनी वैल्यू आईपीओ के लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर देखें तो उतनी नहीं मिल पाएगी। अगर ये 40 रुपए का पी ले आते या 45 रुपए का पी ले आते तो अच्छे खासे रिटर्न इसके अंदर मिलने की संभावना थी। लेकिन अब क्या है कि फुल्ली प्राइस लगता है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर लाल पैथलैब्स के पी को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर लाल पैथलैब ने एक्सपेंशन बहुत जबरदस्त किया है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, ठीक है, रेवेन्यू ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। विजय डायग्नोस्टिक आज की डेट में एक स्मॉल प्लेयर है, हमें नहीं पता कि ये आगे जब एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन उतनी फास्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, प्लस इस आईपीओ से इनको कोई पैसा तो मिल नहीं रहा जिससे ये एक्सपेंशन करेंगे। तो यहां पर ये वैल्यूएशन जो है दिक्कत वाली है। जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि जितने भी आईपीओ इस महीने आए हैं उनमें बिजनेस मॉडल अच्छा था, फाइनेंशियल अच्छे थे, दिक्कत थी वैल्यूएशन की, वही दिक्कत यहाँ पे हमें नजर आती है। उसका कारण क्या है, कारण मैं दिखा देता हूं। उसका कारण यह है कि अगर आप सेलिंग शेयर होल्डर्स देखोगे, ठीक है, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ रेड्डी यानी जो इनके फाउंडर हैं वो अपने शेयर बेच रहे हैं, मतलब उनके पास 3.8 करोड़ शेयर्स थे, जिसमें 51 लाख शेयर वो बेच रहे हैं। काराकोरम लिमिटेड ये एक फंड है जिसने 3.9 करोड़ जिसके पास थे वो 2.9 करोड़ अपने बेच रहा है, यानी 1 करोड़ उसके बाद रह जाएंगे। केदारा कैपिटल अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF है जिसने 14 लाख शेयर खरीदे थे कंपनी के, वो 11 लाख पे आज के रेट में 11 लाख टोटल शेयर वो बेच रहा है। अगर मैं इनकी बात करूं, काराकोरम लिमिटेड है केदारा लिमिटेड की,
तो इन्होंने जो शेयर परचेस किए हैं वो लगभग कितने पे किए, 99 रुपीज़, 100 रुपीज़ पे किए हैं, ठीक है। और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी थी लगभग 2016-17 के आसपास करी है। आईपीओ आ रहा है 531 पे, अभी चल रहा है 2021-22। तो आप ये देखो कि लगभग 4 सालों में 5.3x का गेन ये ले रहे हैं। दिस इज द रीजन, क्योंकि ये जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं ये चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम गेन मिले आईपीओ से, तो इसीलिए ला रहे हैं। अदरवाइज अगर ये प्राइस बैंड 400 का आता तो इनको क्या 4x का प्रॉफिट होता, लेकिन 400 के प्राइस बैंड पे अगर मैं 8 का ईपीएस लूं तो 400 का मतलब हो गया 8.70 का इसका ईपीएस है, तो लगभग 45 का आता। तो यानी अगर 40 से 45 के बीच में अगर आईपीओ आता, जैसे मैंने डिस्कस किया था पी पे, तो रिटेल इन्वेस्टर भी कमाता, ये 4x कमाते इंस्टेड ऑफ 5.3x, तो उसमें क्या दोनों की विन-विन सिचुएशन होती है। लेकिन दिक्कत वही है कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर चाहता है कि मैं मैक्सिमम जो गेन है वो आईपीओ से ले सकूं, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर दिक्कत है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो रिगार्डिंग विजय डायनेस्टिक का। यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसके अंदर रिस्क क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियल इसकी स्टेटमेंट्स कैसी है, और पीयर के कंपैरिजन में ये महंगा है सस्ता है। यहीं पे वीडियो को अंत करता हूँ। वीडियो अंत करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में इंटरेस्टिंग वीडियो और बनाऊंगा जहां मैं नए आईपीओ को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।